दोस्तों कुछ समय पहले नेपाल ने एक ऐसी जगह को अपने नए मैप में शो किया था जिसको इंडिया क्लेम करता है कि वो उनका पार्ट है और वो एरिया उत्तराखंड की ईस्टर्न मोस्ट टिप है। 300 स्क्वायर किलोमीटर में फैला ये एरिया जिसके नॉर्थ में लिम्पियाधुरा, साउथ ईस्ट में लीपू लेक और साउथ वेस्ट में गुंजी सिचुएटेड है। इन दिनों में नेपाल और इंडिया के बॉर्डर के बारे में काफी बातें की जा रही है जब से नेपाल के नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन हुआ है। इस नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इनॉग्रेशन के बाद नेपाल और इंडिया के बॉर्डर पे काफी बात चली जा रही थी, तो हमने बोला कि आपके साथ एक रिपोर्ट शेयर करें जिसमें नेपाल और इंडिया बॉर्डर की डिस्प्यूट के बारे में बात करें। बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में ऑलरेडी मैं काफी सारी वीडियोस आपको बता चुका हूँ। अभी हम एक नई रिपोर्ट के साथ हाजिर है कि आपको ये रिपोर्ट देख कि नेपाल और इंडिया के बॉर्डर के बारे में थोड़ी सी बात करें, थोड़ी सी जांच करें। तो रिपोर्ट देखते फिर आपके साथ बात करते हैं बॉर्डर इशू के ऊपर। दोस्तों इंडिया और नेपाल के टाइज तो हिस्टोरिक हैं। नेपाल इंडिया के साथ 3 साइड से बॉर्डर शेयर करता है और एक साइड से 1389 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है तिब्बत के साथ। इन दोनों कंट्रीज के रिलेशंस तो आपस में इतने अच्छे हैं कि इंडिया और नेपाल के सिटीजन्स चाहे तो एक दूसरे की कंट्री में बिना किसी पासपोर्ट और बिना किसी वीजा के ट्रेवल कर सकते हैं और रह भी सकते हैं। नेपाल एक लैंडलॉक्ड कंट्री है और अपने ट्रेड पर्पसेस के लिए नेपाल मोस्ट ऑफ द टाइम इंडिया पर ही डिपेंडेंट हुआ करता था, मगर पिछले कुछ समय से नेपाल में चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर यूं कहें कि पिछले कुछ सालों से इंडिया और नेपाल के रिलेशंस भी खराब होते नजर आ रहे हैं, जिसका रीजन बॉर्डर डिस्प्यूट बताया जा रहा है। दोस्तों कुछ समय पहले नेपाल ने एक ऐसी जगह को अपने नए मैप में शो किया था जिसको इंडिया क्लेम करता है कि वो उनका पार्ट है और वो एरिया उत्तराखंड की ईस्टर्न मोस्ट टिप है। 300 स्क्वायर किलोमीटर में फैला ये एरिया जिसके नॉर्थ में लिम्पियाधुरा, साउथ ईस्ट में लीपू लेक और साउथ वेस्ट में गुंजी सिचुएटेड है। दोस्तों यही वो एरिया है जिसको लेकर इंडिया और नेपाल की बॉर्डर डिस्प्यूट है। अब एक्चुअल में ये एरिया किस कंट्री को बिलोंग करता है और किस कंट्री को नहीं, वो समझने के लिए हमें इसकी हिस्ट्री को समझना पड़ेगा। तो ये बात है 1814 की, जब ब्रिटिशर्स इंडिया को रूल किया करते थे और तभी ब्रिटिशर्स ने अपना किंगडम एक्सपैंड करने के लिए नेपाल पर अटैक करने का प्लान बनाया। मगर उस समय नेपाल में मौजूद गोरखा किंगडम को हराकर नेपाल पर कब्जा करना कोई आसान काम नहीं था। ये वॉर स्टार्ट हुई और 1814 से 1816 के बीच 2 साल तक चली भी, और जिस वॉर को हम एंग्लो नेपालीज वॉर के नाम से भी जानते थे। नेपाल पर कब्जा करना ब्रिटिशर्स का एक सपना ही रह गया, क्योंकि ब्रिटिशर्स का ये प्लान पूरी तरीके से फेल होता नजर आ रहा था, जिसकी वजह से इस वॉर को खत्म करने के लिए एक ट्रीटी साइन की गई जिसका नाम था द ट्रीटी ऑफ सोगुली। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग ये डिसाइड किया जाना था कि कितने एरिया को ब्रिटिशर्स कंट्रोल करेंगे और कितने एरिया को नेपाल कंट्रोल करेगा। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग नेपाल का सिक्किम और दार्जिलिंग वाला एरिया ब्रिटिशर्स के अंडर चला गया और नेपाल के किंगडम को डिफाइन करने के लिए 2 रिवर्स की मदद ली गई। नेपाल की वेस्टर्न बाउंड्री डिफाइन करी गई महाकाली रिवर के अकॉर्डिंग और ईस्टर्न बाउंड्री डिफाइन करी गई मेची रिवर के अकॉर्डिंग। दोस्तों जरा यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि ये रिवर नेपाल के वेस्ट में है, जिसकी मदद से नेपाल की वेस्टर्न बाउंड्री को डिफाइन किया गया था। ये एक पॉइंट है जिस पॉइंट पे आकर ये दोनों रिवर्स आपस में मिल जाती हैं, मगर ये वाली रिवर इस वाली रिवर के कंपैरिजन में काफी बड़ी दिखाई दे रही है और इस बड़ी वाली रिवर के अकॉर्डिंग ही नेपाल का बॉर्डर डिफाइन किया गया था, जिसका ये मतलब हुआ इस रिवर से इधर वाला पार्ट ब्रिटिशर्स के अंडर आएगा और दूसरी साइड वाला पार्ट नेपाल के अंडर जाएगा, जिसके बाद ये थोड़ा एक्स्ट्रा एरिया नेपाल के अंडर चला गया। मगर कुछ समय बाद ब्रिटिशर्स को ये रियलाइज होता है कि जो एरिया नेपाल को एक्स्ट्रा मिला है वो एरिया ब्रिटिशर्स के लिए स्ट्रेटेजिकली एंड चाइना से ट्रेड पर्पसेस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसके बाद 1860s में ब्रिटिशर्स ने वो एरिया अपने मैप में शो कर दिया, जिसको लेकर नेपाल को ज्यादा दिक्कत भी नहीं हुई, क्योंकि वो एरिया उनके लिए उतना इम्पोर्टेंट था भी नहीं। इसलिए उन्होंने इस एरिया को ब्रिटिशर्स द्वारा यूज करने पर ज्यादा ऑब्जेक्शन भी नहीं किया। और फिर 1860 से 1947 तक ब्रिटिशर्स ने ही इस एरिया को अपने ट्रेड पर्पसेस के लिए यूज किया था और उस समय जो नेपाल के मोनार्क्स थे उन्होंने इस एरिया को अपने ऑफिशियल मैप से बाहर ही शो किया था। और फिर 1960 में इंडिया चाइना की वॉर के दौरान इंडिया ने नेपाल के मोनार्क से परमिशन ली कि वो अपनी आर्मी को इस एरिया में तैनात करना चाहती है, बस सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए, और नेपाल के मोनार्क्स ने उन्हें ये परमिशन भी दे दी थी। और तब से आज तक इंडियन आर्मी को ही उस एरिया में देखा जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सब कुछ तो नॉर्मल चल रहा है, फिर आखिर ये बॉर्डर डिस्प्यूट की कहानी शुरू कैसे हुई? तो दोस्तों बात कुछ ऐसी रही है कि सुगुली ट्रीटी के बाद ज्योग्राफिकली तो ये एरिया नेपाल के अंडर आता था, पर इस एरिया को कभी ब्रिटिशर्स ने यूज किया और कभी इंडियंस ने और कभी नेपाल के लोगों ने। मगर इस बॉर्डर डिस्प्यूट की असली कहानी शुरू होती है 1990 में,
क्योंकि इस समय नेपाल में मोनार्की खत्म हो गई थी और नेपाल एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन चुकी थी। जिसके बाद वहां के लोगों ने हिस्टोरिक मैप्स और डॉक्यूमेंट देखे और वहां के लोगों ने इस एरिया को इंडिया से वापस लेने की बात कही। ये डिस्प्यूट यूं ही चलता रहा और दोनों कंट्रीज इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने में पूरी तरीके से असक्षम रही। मगर फिर 2015 में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद हालात बद से बदतर होते चले गए और वो था इंडिया और चाइना के द्वारा साइन किया गया एक ट्रेड एग्रीमेंट, जिसके अकॉर्डिंग इंडिया और चाइना लीपू लेक पास को एज अ ट्रेड रूट यूज करेंगे। मगर इस पर नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ने नाराजगी दिखाते हुए ये कहा कि लीपू पास और काला पानी दोनों रीजन नेपाल में ही आते हैं, जिसके बाद नेपाल में बहुत से प्रोटेस्ट भी देखने को मिले थे। और फिर ईयर 2020 में इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने एक 80 किलोमीटर लंबी रोड का इनॉग्रेशन किया था, जो कि इस डिस्प्यूटेड एरिया से होकर लीपू लेक पास तक पहुंचती है, जिसकी मदद से कैलाश मानसरोवर जाने वाले लोगों को भी मदद मिल जाएगी। मगर इस पर भी नेपाल के पीएम का ये कहना था कि लीपू लेक पास नेपाल के अंडर आता है और अगर इंडिया को ऐसा कुछ बनाना था तो एक बार नेपाल से परमिशन जरूर लेनी चाहिए थी। पर इसका जवाब देते हुए इंडिया के एक्सटर्नल मिनिस्ट्री का कहना था कि ये एरिया पूरी तरीके से इंडिया के अंडर आता है और अपने ही एरिया में कुछ भी बनाने के लिए वो किसी दूसरी कंट्री से परमिशन लेना जरूरी नहीं समझते। दोस्तों, इस डिस्प्यूट को लेकर नेपाल के लोगों का ये मानना है कि सुगुली ट्रीटी आखिरी ट्रीटी थी जिसमें दोनों साइड एक दूसरे से एग्री करती थी और सुगुली ट्रीटी के अकॉर्डिंग ये एरिया नेपाल के अंडर ही आता है। पर इस पर इंडिया के लोगों का ये मानना है कि जब इतने सालों से इस चीज को लेकर नेपाल को कोई दिक्कत नहीं हुई तो अब अचानक से इस एरिया के बारे में इतनी बातें क्यों कर रहा है, क्योंकि 1860s के बाद से ही इंडिया इस अनऑफिशियल बाउंड्रीज को ही यूज करता आया है। दोस्तों, आज नहीं तो कल इंडिया और नेपाल को ये बॉर्डर डिस्प्यूट तो बैठकर सॉल्व करना ही पड़ेगा, क्योंकि इंडिया और नेपाल के रिलेशंस तो हमेशा से ही अच्छे रहे हैं। सिर्फ इस डिस्प्यूट की वजह से तो हम नहीं चाहेंगे कि हमारे रिलेशंस आपस में खराब हो। नेपाल का नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट कुछ दिन पहले बना और जब बना तो इंडिया ने इसको ये कहा है कि यार ये तो आपने चाइनीज कंपनी के साथ मिलाया और इसी वजह से ये काफी ताल्लुकात खराब होने लगे। फिर बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में बात आई तो बॉर्डर डिस्प्यूट में ये कहा कि केपी शर्मा जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने इतना कहा कि यार ये हमारी जगह है और आपने ये किया वो किया। जब तो इंडियन मीडिया ने ये कहा कि जब शेर बहादुर देवबा नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने तो इस बॉर्डर इशू पे कुछ बोला नहीं, तो केपी शर्मा ने बॉर्डर के मामले में क्यों इतनी ठांग अड़ाई। अब जबकि नया प्राइम मिनिस्टर आ चुका है तो नए प्राइम मिनिस्टर को भी इतने इश्यूज नहीं होने चाहिए। वैसे अगर हम डिस्प्यूट के बारे में बात करें तो नेपाल का डिस्प्यूट वही आपको है 2 से 3 जगह है, बट इनकी डिमांड अभी यहाँ तक है कि ग्रेटर नेपाल को हम वापसी ले। जैसे कि इंडिया ये बोलता है कि हम खंड भारत लेंगे, पाकिस्तान को भी मिलाएंगे, बांग्लादेश को भी मिलाएंगे, म्यांमार को, नेपाल को, अफगानिस्तान को, पाकिस्तान को, इन सबको मिला के हमें ग्रेटर इंडिया या अखंड भारत करेंगे, ये इनका ख्वाब है। बट नेपाल का जहाँ तक है तो गोरखा को देखा जाए तो ये कर सकता है। बॉर्डर का यहाँ पे इशू है लिम्पिया लेक, लिम्पिया दूरा, काला पानी और सिक्किम वाली और दार्जिलिंग वाली साइड पे कुछ जगहें थी। रिपोर्ट आपने देखा, आपको पता चला कि किस तरीके से इंडियन मीडिया अपने बॉर्डर को अच्छा मानता है और दूसरी की बॉर्डर को खराब मानता है। हालांकि बॉर्डर के इशू पे तो अभी से नहीं, काफी सदियों से लड़ाई चल रही भी आ रही है। हर नए प्राइम मिनिस्टर के साथ आता है मसला इनका। जब कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर आता है जब इनको पसंद नहीं है तो उसको कहते हैं कि प्रो चाइनीज है, जब इनको पसंद आ जाए तो वो कहते हैं कि एक प्रो इंडियन है और ये हमारे साथ काम कर रहा है। तो ये सारे ओवरऑल इश्यूज थे जिसके बारे में बात कर रही थी। अगर आपने वीडियो देखी लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।